स्टूडेंट, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा अगला टॉपिक जो था मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, क्या है? मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो अभी तक हम लोगों ने देखा, उसकी थ्योरी देखी, उसका एक्सप्लेनेशन देखा कैसे बनाया जाता है। अब इसका पैरेलल प्लेट हमें देखना है कि पैरेलल प्लेट कैसे बनता है। तो ये एक पैरेलल प्लेट है, ठीक, जो कि पॉजिटिव चार्ज है। उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, एक न्यूट्रल बॉडी लाते हैं, ठीक है, और वो क्या हो जाती है, निगेटिवली चार्ज हो जाती है इंडक्शन के कारण। ये क्या हो जाएगी, इंडक्शन के कारण निगेटिवली चार्ज हो जाएगी। इनके बीच का सेपरेशन हम सपोज करते कितना है, डी, ठीक है, क्या है, डी है, ठीक। और इस प्लेट का एरिया क्या है, ए, इस पे चार्ज क्या है, क्यू। और क्योंकि ये सरफेस है, तो सरफेस टू डायमेंशन, प्लेट टू डायमेंशन होती है, तो इसके सरफेस का चार्ज डेंसिटी क्या होगी, सिग्मा, ठीक है। ये हम सपोज किए हैं, ये लेट किए हैं, क्या किए हैं, लेट किए हैं, ठीक। सेम चीज इस पे होगी, क्योंकि आइडेंटिकल प्लेट लेंगे बट अपोजिट इन चार्ज हो जाएगी, ठीक। पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करनी है, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट की वजह से क्या होगी, इस डायरेक्शन में क्या होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कहते हैं डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। तो इस प्लेट की वजह से इधर की साइड इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से क्या होगी, इस डायरेक्शन में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब इस पॉइंट को अगर मैं पी पॉइंट बोल रहा हूँ, तो इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0। क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है कि अपोजिट इन डायरेक्शन एंड सेम इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ कोई पॉइंट मानता हूँ, कोई एस पॉइंट मान दिया, तो इसकी वजह से किधर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डायरेक्शन में, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और इसकी वजह से किधर होगी, इस डायरेक्शन में, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, यहाँ पर भी 0। तो देखिए पैरेलल प्लेट में हमने ये तो दिखा दिया कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होते हैं उसमें क्या होता है कि जो प्लेट्स के अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट मतलब प्लेट्स के ऑल अराउंड, इसके अंदर की बात अभी नहीं किया हूं, इसके चारों ओर जो है, इसके अंदर को छोड़ के इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जाएंगी पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर मैं यहाँ पे अगर कोई पॉइंट लेता हूँ मिड में, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और नेगेटिव की वजह से भी इसी डायरेक्शन में होगी, क्या होगी वो, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, इस ओ पॉइंट पे क्या हो जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अब देखिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो इसका मतलब इन बिटवीन दिस टू पैरेलल प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और बाहर की साइड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, ठीक। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या हो जाएगी, ई पॉजिटिव की वजह से क्या हो जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ई नेगेटिव प्लेट की वजह से क्या हो जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, E1 प्लस E2, ठीक है। अब E1 प्लस E2 ये लिखा हुआ है मैंने, कितना हो जाएगा, ये E1 क्या कह रहा हूँ, ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव का वेक्टर था, तो क्या हो जाएगा, सिंपली सी बात है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कितना हो जाएगा, ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये ई नेट आया कहां पर, कहां पे आया, सेंटर पे, ठीक। और ये जो फील्ड होती है ये पोजीशन पे डिपेंड नहीं कर रही है, तो अगर ये कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड नहीं कर रही तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलेंगे इसको, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। बट एक चीज याद रखिएगा, अगर कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है
तो उसके मिड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो सकती है, यूनिफॉर्म हो सकती है, पर जैसे ही हम लोग साइड में जाएंगे तो क्या होती है, ये थोड़ी बेंड कर जाती है। इसको एज इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, ये आपके में ना सिलेबस में ना बीएससी पढ़ाया जाता है, ये कुछ डिटेल जो बुकें रहती हैं उसमें दिया रहता है। ठीक है, इसे एज इफेक्ट बोलते हैं। तो आपके में तो है ही नहीं, तो फिर बताने से भी कोई फायदा है नहीं। ठीक है, तो ई नेट क्या हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट हमने ये क्या बोला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम सपोज करें वो क्या यूनिफॉर्म होती नहीं है, मगर हम मानते हैं। ठीक है, क्या फॉर सिंप्लिसिटी या कन्वीनियंस के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि ये पास में जो रहेगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड केवल वही बेंड करेगा, अदरवाइज सारे के सारे क्या होंगे, सीधे ही रहेंगे। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं कि साइड वाले को छोड़ के बाकी सब तो यूनिफॉर्म है ना, तो उसको ही हम यूनिफॉर्म कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, 2 3 4 5 6 लाइन या थोड़े से बंच में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेंड करेगी तो उसको हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब हमने नेग्लेक्ट कर दिया, तो हमें क्या बोला, ई नेट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब हमें मालूम है सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इन बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो देखिए, अगर यूनिफॉर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसका मतलब क्या होगा, जो हम फॉर्मूला लिख सकते हैं वो ये लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू ई नेट इंटू डी। ठीक, अब ये क्यों लिख सकते हैं, हम ये भी तो लिख सकते थे डी वी वाई इज इक्वल टू माइनस ई डी डी एक्स। मैंने तो ये डेफिनेशन बताई थी, पर ये क्यों लिखी है, आपका आंसर यही आपके पास ही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म। मीन्स डिस्टेंस कितनी भी ले लो, मगर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड होगी वो क्या होगी, हमेशा सेम रहेगी। और जो डीवी बाई डी एक्स लेते हैं वो किसके लिए लेते हैं, नॉन यूनिफॉर्म के लिए। मीन्स जब चेंज हो रहा हो, और माइनस इसलिए लेते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या होती है, पोटेंशियल की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, डिक्रीज करती है। ठीक है, जैसे जैसे हम पोटेंशियल की डायरेक्शन बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगी, बट यूनिफॉर्म के केस में क्या नहीं करती है, इसलिए हम डायरेक्ट क्या लगते हैं, फॉर्मूला रखते हैं, मैग्नीट्यूड रखते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे मुझे ई नेट क्या मिला हुआ है, सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट, तो मैं क्या कर दूंगा, इसे यहाँ पर पुट कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू सिग्मा एप्सिलॉन नॉट डी। ठीक, अभी मेरे पास ये अभी फॉर्मूला है, अभी बना नहीं है फॉर्मूला, हमें तो कैपेसिटेंस चाहिए कि कितनी कैपेसिटी है इसके पास। ठीक है, तो देखिए V इज इक्वल टू ये है। अब हमें क्या मालूम है कि हमारा जो Q होता है, जो हमारा Q होता है वो क्या होता है, CV। ठीक है, तो देखिए V हमारे पास है ही है, तो हम क्या रख देंगे, V की जगह इसको क्या कर दें, पुट कर दें, तो क्या हो जाएगा, C सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये मैंने पुट कर दिया। ठीक है, ये हमें कैपेसिटर के प्रॉपर्टी से मालूम है। अब देखिए सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, हमें मालूम है सिग्मा क्या होती है, सरफेस चार्ज ऐसे जिसे हम क्या बोलते हैं, क्यू बाई ए। ठीक, और टोटल चार्ज जो होगा वो क्यू होगा। ठीक, तो हम सिग्मा की जगह अगर मैं यहाँ पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा, सी सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा क्यू ए डी। ठीक, क्यू बाई ए रख दिया। देखिए ये क्यू से ये क्यू कैंसिल हो गया, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर गया तो क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट ए यहाँ आ गया। ठीक है, और साथ में डी क्या हो गया, नीचे हो गया। तो ये आपका हो गया कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन, और ये रिमेंबर रखना है, क्या ये रिमेंबर रखना है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, क्या C इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा ए अपॉन, सॉरी C इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। मीन्स C जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A के होगा और C इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/D के। अगर एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, वो तो वही है कांस्टेंट, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं इस प्लेट का एरिया बढ़ाता हूं तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, अगर मैं इसका सेपरेशन कम करता तो भी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ एक्सप्रेशन निकल गया है इससे। ठीक है, तो ये रहा हमारा फॉर्मूला कैपेसिटेंस के लिए कि इस कैपेसिटर में कितनी कैपेसिटी होगी चार्ज को स्टोर करने की। तो किस फॉर्मूले से निकालते हैं, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी से। ठीक है, अब तो ये हो गया कि चलिए ठीक है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डी हम लोगों ने निकाल लिया। अब बात करते हैं किसकी, वर्क डन की,
कि कितना हमें वर्क डन लगेगा इसमें स्टोर करने के लिए चार्ज, और जितना एनर्जी चार्ज को स्टोर करने लगेगा वही इसके अंदर किस फॉर्म में होगी, पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में हो सकती है, मैकेनिकल फॉर्म में भी हो सकती है, ठीक है। तो अब हम लोग किसकी बात करते हैं, वर्क डन की। किसकी बात करते हैं, वर्क डन की। तो देखिए वर्क डन के लिए हम क्या करते हैं, हम मानते हैं कि एट एनी इंटरवल, किसी इंटरवल पे पोटेंशियल बाय चार्ज क्यू विल बी, क्या हो जाएगा, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, क्यू बाई टी। ठीक, अभी ये बस याद रखिए कि किसी इंटरवल पे अगर मुझे चार्ज देना पड़ा तो उसमें उस प्लेट पे अगर मैं इस कैपेसिटर पे चार्ज दूंगा तो पोटेंशियल चेंज होगा। तो कितना पोटेंशियल चेंज हुआ वो क्या होगा, V इज इक्वल टू क्यू बाई सी। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ वर्क डन की। ठीक, तो अगर इसमें मैं dq चार्ज देता हूँ, कितना dq चार्ज देता हूँ, तो इसके लिए कितनी चार्ज चाहिए रहेगी, स्मॉल क्वांटिटी की वर्क डन चाहिए रहेगी स्मॉल क्वांटिटी की चार्ज के लिए। तो वर्क डन बाय स्मॉल चार्ज dq क्या हो जाएगा, वर्क डन dw क्या हो जाएगा, vdq। ठीक, अब ये vdq कैसे आया, आपको फॉर्मूला मालूम है कि वर्क डन का या पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है, k q1 q0 अपॉन r। और k q1 q r क्या होता है, पोटेंशियल, और q0 क्या होता है, टेस्ट चार्ज, जिसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, वर्क डन कर रहे हैं। ठीक है, तो जिसके ऊपर वर्क डन कर रहे हैं वो चार्ज क्या होगा, मल्टीप्लाई होता है पोटेंशियल के साथ। तो पोटेंशियल तो v है और उसके साथ किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, चार्ज का। क्यों, क्योंकि हम किस पे वर्क कर रहे हैं, dq पे, इसलिए dq का क्या हो गया यहाँ पर, मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो मैं इसको भी मिटा दे रहा हूं क्योंकि स्पेस की जरूरत है। तो देखिए dw इज इक्वल टू क्या हो गया, vdq। ठीक, अब देखिए हमने ऊपर v का फॉर्मूला लिखा हुआ है, v इज इक्वल टू क्या, q बाई सी। तो देखिए क्या हो जाएगा, dw क्या हो जाएगा, q बाई सी dq। ठीक, अब देखिए q बाई सी dq हो गया। अब ये dw क्या है, स्मॉल वर्क डन, क्या है, स्मॉल वर्क डन है। अब dw अगर स्मॉल वर्क डन है तो पूरा वर्क डन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, सीधी सी बात। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन क्या हुआ, dw और इसका इंटीग्रेशन q बाई सी से dq। अब लेट सपोज करिए जब कैपेसिटर था उसमें कोई चार्ज नहीं था इनिशियल। ठीक, तो इनिशियल कंडीशन क्या लगा सकते हैं, 0। फाइनल कंडीशन क्या होगी कि हमने कितना चार्ज मान लिया, क्यू चार्ज। यहाँ क्या लिखा है, क्यू चार्ज हमने दिया है। तो क्यू चार्ज के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कैपिटल क्यू चार्ज को रख देते हैं। ठीक है, तो देखिए 1/c, इसको कैपिटल डी क्यू ही मानिए, स्मॉल डी क्यू नहीं, इसको कैपिटल डी क्यू मानिए तो ज्यादा सुटेबल करेगा, सूट करेगा। ठीक है, इसको क्या बोल दिया, कैपिटल डी क्यू, इसको भी मान लीजिएगा कैपिटल डी क्यू, क्योंकि मैंने चार्ज को क्यों माना है तो इसलिए डी क्यू करना पड़ रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या हो गया, क्यू डी क्यू, क्योंकि सी क्या है, कैपेसिटेंस है, जो कि क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट क्या हो गया, बाहर हो गया, क्या बचा, 0 से क्यू, क्यू डी क्यू। अब हमें फॉर्मूला मालूम है क्या, कि एक्स एन डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन में, एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू की जो यहाँ पे एक्स की पावर क्या है, एन, यहाँ पे क्यू की पावर क्या होगी, 1। इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, 1/c क्यू स्क्वायर बाई 2, 0 से क्यू। ठीक है, तो क्यू रखेंगे तो केवल क्यू स्क्वायर होगा और 0 रखोगे तो गायब ही हो जाएगा। तो क्या बचा, जो वर्क डन था वो कितना आ गया, ये आपको याद रखना है, ये एक्सप्रेशन कि इतना वर्क डन या इतनी एनर्जी क्या होगी, इस कैपेसिटर में क्या हो जाएगी, स्टोर्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्टोर्ड। तो मैं लिख दे रहा हूँ, वर्क डन क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। जितनी हम एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी लगाएंगे क्यू चार्ज को उस पे
उन दोनों प्लेट के बीच में रखने में वही क्या होगा, उस प्लेट पे पोटेंशियल फॉर्म में स्टोर हो जाएगी, तो वही एनर्जी स्टोर क्या होगी, क्यू स्क्वायर बाई 2c। ठीक है, ये तो हो गया एनर्जी स्टोर का। अब इसका एक और फॉर्मूला भी लिख सकते हैं और करके, वो क्या है कि हम ये लिख सकते हैं, सिंस वी नो दैट Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV। ठीक, तो यहाँ पे क्या रख देंगे, Q की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, तो C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 2c, एक सी से C कट गया, ये क्या बचा हाफ CV स्क्वायर। बहुत सी जगह ये यूज किया जाता है फॉर्मूला। ठीक है, तो डिपेंड करेगा कि आपको पोटेंशियल कैपेसिटेंस दिया हुआ है या चार्ज या कैपेसिटेंस दिया हुआ है। ठीक है, जैसे पूछेगा उस हिसाब से हमें क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर की, एनर्जी कितनी स्टोर्ड इन कैपेसिटर में वो कौन बताएगा, ये दो एक्सप्रेशन बताएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं हम एनर्जी डेंसिटी की। किसकी, एनर्जी डेंसिटी। अब बात करते हैं एनर्जी डेंसिटी की। अब एनर्जी डेंसिटी एक्चुअल में क्या होता है, जैसे मास डेंसिटी होता है तो क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। चार्ज डेंसिटी होता है तो चार्ज अपॉन वॉल्यूम, मीन जहां पे भी डेंसिटी है वॉल्यूम क्या हो गया, डिवाइड हो गया। जब चार्ज है तो चार्ज ऊपर, डेंसिटी हमेशा डेंसिटी वॉल्यूम डिवाइड। अब यहाँ एनर्जी डेंसिटी है, तो एनर्जी डेंसिटी को आप क्या समझ सकते हैं, एनर्जी डेंसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, यू ई से। ठीक है, तो एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, एनर्जी, और डेंसिटी जब भी आएगी तो हमेशा वॉल्यूम को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो क्या हो गया, एनर्जी पर वॉल्यूम। एनर्जी क्या है, हाफ CV स्क्वायर, ये कुछ भी लग सकते हैं, मैं हाफ CV स्क्वायर रख दे रहा हूँ। ठीक है, हाफ CV स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। अच्छा, अब वॉल्यूम की बात करें तो देखिए ये प्लेट है, मैंने ऐसे दिखाया था पहले, अब मैं सीधे सीधे ऐसे दिखा रहा हूँ, ये प्लेट है, तो इसीलिए मैं स्ट्रेट लाइन बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये प्लेट है, इसको मैं कर ही दे रहा हूँ आपके इमेजिनेशन के लिए कि आप इमेजिन कर पाए। ठीक है, ये प्लेट है। ठीक, इसकी एरिया कुछ होगी, इसकी एरिया मान लिया A है। तो देखिए ये, तो इस जो ये जो रीजन मैंने बनाया है, ये रीजन अंदर का, ठीक, इसमें चार्ज क्या होगा, स्टोर होगा। तो ये देखिए एज अ क्यूब दिख रहा है आपको, ये दो प्लेट दिख रहा है, जाहिर सी बात है, जिसकी एरिया A है और ये क्या है, डिस्टेंस D है, जो कि इसकी क्या कहलाएगी, हाइट कहलाएगी। ठीक है, एक सरफेस का एरिया मालूम है, डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे या हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ करनी है। ठीक, तो अब ये चीज अगर हमें यहाँ करनी है तो वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ प्लेट और इनटू डी। ठीक है, सिंपल है। अब देखिए CV, C को हम क्या लिख सकते हैं, C को और क्या लिख सकते हैं, C और V को। ठीक है, वो हमें देखना है, चलिए देखते हैं क्या क्या लिख सकते हैं। हाफ AD अभी यही रहने दीजिए। कैपेसिटेंस की जो अभी वैल्यू मैंने फाइंड की थी, आपको मालूम होगा C इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ठीक, तो C की वैल्यू यहाँ धुआंधार पुट कीजिए, तो जैसे आप पुट करेंगे क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट A और अपॉन D और V स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब A से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब एक और चीज आपको याद होनी चाहिए, सिंस V इज इक्वल टू क्या होता है, E D, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। E जो होगा वो E नेट ही होगा, मैं E लिख दे रहा हूँ, E नेट ही होगा। ठीक है, तो मैं E नेट नहीं लिखूंगा, केवल E लिख दूंगा। ठीक है, तो जो UE होगा, अब V की वैल्यू आप पुट करेंगे तो क्या होगा, हाफ A तो कैंसिल हो गया, नीचे D स्क्वायर है, एप्सिलॉन नॉट, और इसको क्या लिख देंगे, E, चलिए E नेट नहीं लिख रहा हूँ, E स्क्वायर, और साथ में क्या हो जाएगा, D स्क्वायर। अब D स्क्वायर से D स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। इसका मतलब क्या होगा, UE जो होगा वो क्या होगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। मीन्स जो एनर्जी डेंसिटी होगी कैपेसिटर की वो क्या होगी, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ठीक है, क्या होगी, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि अगर जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ी वैसे वैसे उस जो कैपेसिटर है उसकी एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक, और एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने के लिए क्या चाहिए हमें, कि उस पर चार्ज लगातार देते रहे।
तो चार्ज देंगे तो चार्ज चार्ज बढ़ेंगे। देखिए एरिया लिमिटेड है, ठीक है, जो प्लेट का एरिया वो लिमिटेड है, और उनके बीच में जो कुछ, जो मैंने अभी दिखाया था आपको कि कुछ वॉल्यूम बना, ठीक, वो वॉल्यूम क्या लिमिटेड है, और उसमें हम चार्ज देते जाएंगे तो उसकी चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब चार्ज डेंसिटी बढ़ गई तो फिर उसकी एनर्जी डेंसिटी भी क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि चार्ज देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ दिख रहा है कि ε02 क्या है, वो है कांस्टेंट है। अगर ये दोनों कांस्टेंट है तो इसका मतलब जो चार्ज डेंसिटी वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 2 गुना बढ़ा तो 2 टाइम्स बढ़ा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 2 टाइम्स बढ़ी तो जो हमारी एनर्जी डेंसिटी वो क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगी। अगर 4 टाइम्स इंक्रीज करके इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्ज डेंसिटी क्या कर जाएगी, सॉरी एनर्जी डेंसिटी क्या कर जाएगी, 16 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एनर्जी डेंसिटी का कॉन्सेप्ट। ठीक, अब इसके बाद एक और बात आती है, अब वो क्या है वो भी देख लीजिए साथ में। थोड़ी कैलकुलेटिव है, इसको मैं हटा देता हूँ, थोड़ी कैलकुलेटिव है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसलिए मैं केवल एज एक हैशटैग मार के देख लीजिएगा। ठीक, देखिए एक कैपेसिटर है जिसकी पोटेंशियल V1 है और ये क्या है, C1 है। ठीक है, एक और चार्ज है जिसकी पोटेंशियल V2 है, ये क्या है, C2। ठीक है, ये दो केस हैं। ठीक, अब देखिए एक्चुअल में होता क्या है कि C1 पे पोटेंशियल V1 है, ठीक है, और C2 पे पोटेंशियल V2 है। तो अभी ये क्या है, अलग अलग सिस्टम है, अभी मैंने कहीं कनेक्शन तो किया नहीं है। अगर मैंने कनेक्शन नहीं किया तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दो अलग अलग सिस्टम है। तो इनिशियली अगर मैं बात करूं तो इस पे एनर्जी कितनी होगी, तो वो यू आई लिख दे रहा हूं, तो एनर्जी कितनी होगी, हाफ C1 V1 स्क्वायर इस कैपेसिटेंस के लिए, प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर इस कैपेसिटेंस के लिए। ठीक है, तो ये हमारा एक इक्वेशन मान लीजिए, ये इक्वेशन 1 हो गया। ठीक, अब मैं बात करता हूं कि अगर मैं इसको कनेक्ट कर दूं, किसी तार से क्या कर दिया मैंने, डायरेक्शन नहीं दिखा दिया। ठीक, अगर मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, अब क्या होगा, ये केस जानना है कि अब एनर्जी जो स्टोर्ड होगी वो ज्यादा होगी, कम होगी, क्या होगा, वो सब चीजें देखनी है। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या केस होगा, इनिशियल तो ये था अलग अलग, मगर अब फाइनल क्या केस है, अब वो ध्यान करने वाली बात है। अब फाइनल केस क्या है कि हमने कनेक्शन को क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो इसको अगर मैंने जोड़ दिया तो देखिए चार्ज जो होगा इस कैपेसिटेंस में, इसमें चार्ज जो होगा वो हमेशा किस में फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। लेट सपोज करिए एक ये है और एक ये क्या, नेगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल, तो हमेशा करंट क्या रहेगा, चार्ज पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव एंटर, मीन हाई पोटेंशियल से फ्लो करता है किसकी तरफ, लो पोटेंशियल की तरफ। अगर V1 हाई होगा तो क्या होगा, V1 से V2 की तरफ पोटेंशियल फ्लो करेगा, और अगर V2 हाई होगा तो क्या करेगा, V2 से V1 की तरफ चार्ज फ्लो करेगा। मीन्स अगर चार्ज इधर फ्लो करेगा तो करंट क्या होगी, इसी डायरेक्शन में क्या करेगी, फ्लो करेगी। मीन्स जो करंट होगी वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ क्या करती है, फ्लो करती है। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट रहेगा। अब बात आती है कि चलिए ठीक है, इसमें V1 है इसमें V2 है, तो चार्ज कब तक फ्लो करेगा। देखिए बैटरी डेड कब होती है, डिस्चार्ज कब होती है, जब दोनों प्लेट पे जो पोटेंशियल होते हैं वो क्या हो जाए, सेम हो जाए। ठीक, जब सेम हो गए, जब तक देखिए ये 10 है ये 4 है, चार्ज गया इस पे ऐड हुआ, चार्ज गया इस पे ऐड हुआ, और जब भी चार्ज ऐड होता है तो हम क्या करते हैं, उसकी पोटेंशियल क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, फॉर्मूला भी मालूम होगा, V इक्वल टू क्या होता है, KQ/R स्क्वायर। अगर Q बढ़ेगा तो V भी क्या करेगा, बढ़ेगा। ठीक है, वही बात मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक, तो क्या हुआ, बढ़ेगी चार्ज। अब देखिए इधर से चार्ज निकल रही है इधर जा रही है, तो जहां से चार्ज निकल गई उसकी पोटेंशियल कम होती जाएगी, जहां चार्ज बढ़ रही होगी उसकी पोटेंशियल ज्यादा होती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि दोनों की पोटेंशियल कर जाएगी सेम, मीन्स जब सेम हो गई तो चार्ज फ्लो करना क्या कर जाते हैं, बंद कर जाते हैं। मीन्स अगर दोनों प्लेट में पोटेंशियल सेम हो गई तभी चार्ज फ्लो करना बंद करेंगे। तो हम मानते हैं कि थोड़ी देर बाद तो भैया क्या होगा, चार्ज रुक ही जाएगा, जाहिर सी बात है। तो हम मान लेते हैं कि अब जो केस हुआ कि जब चार्ज फ्लो करना बंद कर गया, तो हम मान लेते हैं कि V पोटेंशियल पे क्या हुआ, चार्ज फ्लो करना बंद कर गया। अब V पोटेंशियल पे चार्ज फ्लो करना बंद कर गया तो C1 और C2 पे पोटेंशियल क्या हो गई, सेम हो गई। क्या होगी, पोटेंशियल
सेम होगी। अब पोटेंशियल सेम होगी तो अब इससे क्या फायदा है, देखिए अब ये जो सिस्टम है ये अलग अलग नहीं है, अब ये एक में है क्योंकि सेम पोटेंशियल और कनेक्शन भी है। पहले अलग था जब कनेक्ट नहीं किया था, मगर अब क्या है सेम पोटेंशियल पे है और कनेक्शन है, तो इसलिए अब ये एक सिस्टम की तरह बिहेव करेगा। पहले ये अलग था, ये अलग सिस्टम की तरह बिहेव किया था, इसलिए मैंने अलग अलग लिखा था, मगर अब अलग नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जो पोटेंशियल होगा वो क्या होता है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। ठीक है, अब कहोगे ये कहाँ से आया, यहीं से आया है चाचा। ठीक है, कहाँ से आया, V इज इक्वल टू QC से आया है, टोटल चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस से। ठीक है, तो अब देखिए अब पहले यहाँ कुछ चार्ज आ होगा, मगर अब क्या होगा, यहाँ पे कुछ Q1 चार्ज आ गया होगा, यहाँ पे कुछ Q2 चार्ज हो गया होगा। अगर यहाँ से निकल रहा तो यहाँ चार्ज कम हो जाएगा, यहाँ ज्यादा हो जाएगा, अगर यहाँ से निकल रहा होगा तो Q1 पे ज्यादा हो जाएगा, Q2 पे कम हो जाएगा। तो हम अभी कंसिडर नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि जो रिजल्ट आने वाला है ना वो थोड़ा ये है कि कोई भी पोटेंशियल ज्यादा हो कम हो कोई मतलब नहीं है, आंसर सेम आना है। ठीक है, तो देखिए तो टोटल चार्ज क्या हो गया इन दोनों कैपेसिटेंस पे, तो हमने क्या कह दिया Q1 प्लस Q2, और टोटल कैपेसिटेंस क्या हो गया C1 प्लस C2। ठीक है, ये हमारा हो गया टोटल कैपेसिटेंस। अब देखिए ये तो हमें मालूम पड़ गया, अभी हम और कुछ भी कर सकते हैं। जब Q1 था तो इस कैपेसिटेंस से पोटेंशियल क्या था C1 V1, और जब ये Q2 है तो इस पे पहले पोटेंशियल क्या था Q2 V2, सॉरी C2 V2 क्या था C2 V2, और प्लस क्या है C1 प्लस C2। ठीक, अब कहोगे कि सर ये कैसे कर दिया आपने, ठीक है, तो ये इसलिए किया जो V नेट था चार्ज कनेक्ट किया तब जो V नेट था वो क्या होगा, ये तो V हो गया। अब ये V आया कहां से, ये V आया यहां से कि जब पहले V1 और V2 था तब हमने कनेक्ट किया, और V तक आने में कितना चार्ज डिस्प्लेस हुआ उसकी बात कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ Q1 ले रहा हूं तो यहाँ पे इनिशियल क्या था, क्या होगा इनिशियल कुछ V1 रहा होगा पहले, फिर चेंज क्या होगा ना पोटेंशियल, ठीक, चार्ज देने पे पोटेंशियल चेंज होता रहा होगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ Q2 मान रहा हूं तो यहाँ पे क्या होगा, पहले V2 रहा होगा और फिर कनेक्शन करने पे क्या हुआ पोटेंशियल V हो गया। ठीक, तो जो Q1 था वो क्या होगा C1 V1 और Q2 क्या हो गया C2 V2। ठीक है, अपॉन C1 प्लस C2, क्योंकि पोटेंशियल जब चेंज कर रही होगी तो V1 से क्या कर रही होगी, चेंज हो ही रही होगी। V1 से कुछ V1 लेट सपोज करिए 10 था, फिर 5 आया होगा, 4 आया होगा, और इधर V2 0 था तो 0 से 2 आया होगा, 1 आया होगा, ऐसे करते करते एक समय आएगा कि दोनों 3 पे आ गए होंगे लेट सपोज करिए। ठीक है, तो दोनों 3 पे आ गए, तो उसके बीच में जो कैपेसिटेंस था उसीलिए हमने क्या लिखा है C1 V1 C2 V2। हमें इनिशियल मालूम था तो हमने इनिशियल कंडीशन को फॉलो करके हमने क्या किया, इसको लिख दिया। ठीक है, अब बात करते हैं कि अब इसमें कितनी एनर्जी स्टोर्ड हुई, किसमें एनर्जी स्टोर्ड हुई, इस वाले सिस्टम में कितनी एनर्जी स्टोर्ड हुई। तो देखिए अब ये दो कैपेसिटर का सिस्टम है, तो हमें तो मालूम है कि जो फाइनल एनर्जी होती है वो क्या होती है, हाफ। ठीक, अब कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटेंस दोनों है, तो क्या कर देंगे कैपेसिटेंस का मतलब C1 प्लस C2 हाफ CV स्क्वायर के फॉर्मूले से, और पोटेंशियल क्या है दोनों के बीच में V स्क्वायर। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया हाफ C1 C2 V स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए यहां से हम क्या करते हैं, इस V की वैल्यू क्या करते हैं पुट करते हैं। तो अगर मैं यहाँ V की वैल्यू पुट करूंगा तो क्या होगा C1 प्लस C2 और साथ में V स्क्वायर है तो क्या जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ से ये C इससे कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास जो UF बचा वो क्या बचा, अब ये देखिए UF जो हमारे पास बचा वो था हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, तो कैंसिल हो गया। ठीक है, ये बचा हमारा, ये था हमारा इक्वेशन 2। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वही लॉस होगा। ठीक है, कितनी एनर्जी डिफर की या लॉस की। देखिए अगर मैं डिफरेंस बोलता तो हमेशा हम क्या करते हैं फाइनल माइनस इनिशियल लेते हैं, क्या लेते हैं
फाइनल माइनस इनिशियल लेते हैं। और जो अगर नेगेटिव आंसर आता तो इसका लॉस दिखाता, अगर पॉजिटिव आता तो गेन दिखाता। मगर जब डिफरेंस की बात करें, अगर मैंने पहले ही लॉस बोल दिया तो अब साइन का कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो साइन अगर मैं इनिशियल माइनस फाइनल लेता हूं तो क्या आती है, हमेशा पॉजिटिव आएगी, ठीक है। और अगर फाइनल माइनस इनिशियल लूंगा तो निगेटिव आएगी। मीन्स अगर डिफरेंस लेना चाहूंगा तो मुझे लॉस नहीं लिखना है। अगर मैं यहाँ पे एनर्जी लॉस का लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, एनर्जी अगर लॉस लिख रहा हूं तो इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा यू क्या होगा, यू आई माइनस यू है, ठीक। क्योंकि लॉस हमने पहले मान लिया है, ठीक। अब लॉस मान लिया है, कैसे मान लिया, तो आप क्या करोगे, फाइनल में से इनिशियल माइनस करोगे तो आपको खुद ही मालूम पड़ जाएगा कि आंसर नेगेटिव आएगा, ठीक है। अभी मैं दिखा देता हूं, अगर मैंने यहाँ लॉस लिखा तो मेरा आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। अगर नेगेटिव आया इसका मतलब क्या हो गया, गेन हो गया। क्योंकि लॉस नेगेटिव, लॉस तो नेगेटिव है, उसका भी नेगेटिव अगर आ रहा है तो क्या जाएगा, पॉजिटिव, मीन्स गेन हो गया, ठीक है। तो यहाँ शो भी कर देता हूं मैं कैसे होगा, ठीक। इसीलिए मैंने इनिशियल माइनस फाइनल लिया है, वरना अगर डिफरेंस बोलते तो हम क्या करते, फाइनल माइनस इनिशियल लेते, ठीक है। बस इतना डिफरेंस, क्योंकि मैंने पहले लॉस लिख दिया है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ, थोड़ा कैलकुलेशन है, कैलकुलेटिव पोर्शन है। तो हाफ मैंने कॉमन लिया, क्या दिया, C1V1 स्क्वायर, आ जाएगा C2V2 स्क्वायर माइनस। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसे ओपन कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ओपन करके डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और माइनस 2, अरे यहाँ लिख दे रहा हूँ, माइनस 2 C1 C2 V1 V2 अपॉन C1 प्लस C2। केवल इसके नीचे ये ना केवल पार्ट, तो इसके नीचे केवल C1 प्लस C2 रहेगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, C1 प्लस C2 को एलसीएम लेता हूँ। जब C1 C2 का एलसीएम लूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा हाफ C1 प्लस C2, ठीक है। तो C1 प्लस C2 इससे मल्टीप्लाई होगा, C1 C2 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2, ठीक है। और C1 जो है यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तो अब देखिए ये इससे कैंसिल दिख रहा है और ये इससे कैंसिल दिख रहा है, ठीक है। सॉरी क्या गड़बड़ कर दी, ये वाला नहीं ये वाला, ठीक है। ये इससे कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, हाफ C1 C2। देखिए बचा क्या, देखिए ये बचा हमारे पास टर्म, ये टर्म बचा और ये टर्म बचा। देखिए इनमें दोनों में क्या, C1 C2 C1 C2 C1 C2 क्या है, कॉमन है। तो मैं क्या करता हूँ, C1 C2 को बाहर ले लेता हूँ। तो अगर मैं C1 C2 को बाहर ले लूंगा तो बचेगा क्या, यहाँ V1 स्क्वायर बचेगा, यहाँ से बचेगा V2 स्क्वायर और यहाँ से बचेगा माइनस 2 V1 V2, ठीक। इसका लग गया हुआ हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 और साथ में क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, क्योंकि क्या A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, ठीक है। अब देखिए ये हमारा क्या हुआ, जो एनर्जी लॉस होगा अगर दो कैपेसिटर साथ में जुड़े हुए हैं, ठीक है। पहले किसी पोटेंशियल पे थे, फिर क्या हुआ, दोनों को जोड़ दिया तो पोटेंशियल सेम हो गई, तो हमारे पास क्या हो गया, ये इक्वेशन बनी। अब देखिए इस इक्वेशन में देखिए क्या है, V1 माइनस V2। अगर मैं V2 माइनस V1 करता तो डिफरेंस तो सेम रहता, और अगर मैं V2 माइनस V1 करूँ या V1 माइनस V2 करूँ, नेगेटिव साइन अगर आता भी तो ये स्क्वायर क्या करता है, उसे माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है। तो ये स्क्वायर की वजह से क्या होता है, अगर मैं V1 माइनस V2 लिखूँ या V2 माइनस V1 लिखूँ कोई मैटर नहीं करता। जो एनर्जी लॉस होगा ये क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, स्क्वायर की वजह से कैपेसिटेंस हमेशा ही पॉजिटिव रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा यू क्या है, पॉजिटिव, इसका मतलब एनर्जी लॉस हुई है। अगर यहाँ नेगेटिव आता तो इसका मतलब लॉस का नेगेटिव क्या होता है, गेन, तो इसका मतलब क्या होता है, वो गेन होता है। मगर यहाँ पे देखिए आपको पॉजिटिव चीज दिख रही है, ठीक है। तो अगर दो कैपेसिटेंस जुड़े हुए हैं, ठीक, इनिशियली V1 V2 पोटेंशियल पे,
उसके बाद हमने इसको कनेक्ट किया तो क्या किया, चार्ज फ्लो हुआ, चार्ज फ्लो का कुछ Q1 Q2 बना होगा और इनिशियल वोल्टेज जो होगा उससे हम क्या कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कुछ ये पोटेंशियल बनेगा इसका V का। फाइनल निकाला, इनिशियल निकाला, दोनों को क्या किया, सब्सट्रैक्ट किया और हमें एनर्जी लॉ मिल गया। ठीक है, अब बात करते हैं, आपने लिख लिया होगा आइयो, अब जो बात होती है वो होती है कॉम्बिनेशन की, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए पहले मैं सीरीज की बात कर लेता हूँ, सीरीज क्या होता है, सीरीज, अरे स्पेलिंग क्या थी, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, जैसे रेजिस्टेंस होता है वैसे यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। ठीक, तो देखिए क्या होता है कि कोई कैपेसिटर है वो क्या होगा, सीरीज में ऐसे कनेक्ट होता है। ठीक, अभी मैं कुछ पॉइंट्स भी दे दूंगा आपको, इसका कुछ C1 होगा, इसका C2 होगा, इसका C3 होगा। ठीक, आपको मालूम है सीरीज में हमेशा जब भी कनेक्शन होता है तो पोटेंशियल क्या करती है, वेरी करती है। यहाँ V2 होगा, यहाँ पे क्या होगा, V3 पोटेंशियल होगा। ठीक है, अक्रॉस कैपेसिटर C1 पे V1 है, C2 पे V2 है, C3 पे क्या है, V3 है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जब करंट होगा मैं यहाँ से फ्लो किया, करंट क्या होता है, I इज इक्वल टू QIT, मीन्स जो चार्ज यहाँ से फ्लो किया वही I इज इक्वल टू QIT क्या किया, यहाँ पे एंटर वाला, इसका मतलब जो चार्ज था पर यूनिट टाइम वो क्या हर जगह सेम है। इसका मतलब जो कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक, क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो सीरीज के लिए आपके लिए 2-3 टिप है, तो वो 2-3 टिप आप याद रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पहली पॉइंट क्या है, सेम चार्ज, सीरीज में क्या रहेगा, कैपेसिटर में सेम चार्ज। फिर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेगा, वेरी करेगा, मीन्स डिफरेंट होगा, ये भी लिख सकते हैं। ठीक, दोनों लिख सकते हैं। और तीसरा क्या होगा, सिंगल वे होगा, क्या होगा, सिंगल वे, मीन्स जो करंट फ्लो करेगी वो क्या होगी, सिंगल वे होगी, कहीं पे जंक्शन नहीं दिख रहा, सीधे सीधे करंट क्या करेगी, फ्लो करेगी। तो ये 3 पॉइंट है, चार्ज सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करेगा और क्या होगा, सिंगल वे होगा। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं कैपेसिटर का। अब इसका कुछ इक्वेशन देख लेते हैं क्या होता है, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। तो हमें यह मालूम है कि जो नेट पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। इन सारे कैपेसिटेंस के पास जो ड्रॉप होगा वही कितना होगा, बैटरी के बराबर होगा। ठीक, अब इन सारे कैपेसिटेंस को हमें क्या करना है, किसी एक कैपेसिटेंस से क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो इक्विवेलेंट उससे मान लेता हूं। तो देखिए V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू क्या होगा, Q बाई C इक्विवेलेंट। V1 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन C1, फिर Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। Q क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Q अगर बाहर आ गया तो क्या हुआ, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन क्या हो गया, C3। तो देखिए Q से Q क्या हो गया, कैंसिल, तो 1 अपॉन C इक्विवेलेंट क्या हो गया, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। और अगर 3 की जगह ढेर सारे हो तो क्या करें, एंड सो ऑन। तो ये क्या हो गया, आपके सीरीज का रिजल्टेंट आ गया कि ये इक्विवेलेंट हमें चाहिए रहेगा। क्या चाहिए रहेगा, इतना हमें कैपेसिटेंस चाहिए रहेगा, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट। ठीक है, मगर कभी भी आंसर यहाँ तक मत निकालना, C इक्विवेलेंट पूछा जाए तो C इक्विवेलेंट को क्या करना पड़ेगा, फ्लिप भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि सपोज करिए n आइडेंटिकल कैपेसिटर है, n आइडेंटिकल कैपेसिटर। आइडेंटिकल कैपेसिटर का मतलब क्या हुआ कि जो कैपेसिटेंस होगी कैपेसिटर की वो क्या होगी, सेम रहनी चाहिए। ठीक है, तो अगर सब C है तो n आइडेंटिकल के लिए क्या हो जाएगा, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट। तो 1 अपॉन C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन C एंड सो ऑन n टाइम्स। ठीक, तो क्या होता है, सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं n का C से, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन C इक्विवेलेंट। और C इक्विवेलेंट अगर हमें चाहिए रहेगा तो क्या करेंगे, इसको फ्लिप करेंगे, और फ्लिप करेंगे तो क्या हो जाएगा, C बाई n। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा हमारा
इक्विवेलेंट। अब देखिए सीरीज में एक बहुत अच्छी बात है, जो सी इक्विवेलेंट होगा ना, सी इक्विवेलेंट इज ऑलवेज लेसर देन every capacitance used in series combination। मीन्स जो सी इक्विवेलेंट रहेगा ना कैपेसिटेंस, क्या जो सी इक्विवेलेंट हमें फाइंड आउट होगा, वो कोई भी कैपेसिटर उठा लीजिएगा, उसका जो कैपेसिटेंस होगा उससे हमेशा क्या रहेगा, कम रहेगा। जो सबसे कम, अगर इसमें लेट सपोज करिए कि सबसे कम अगर इसको मान लीजिए 2 माइक्रोफेराड है, अगर मैं इसको 2 माइक्रोफेराड कर दूं तो सी इक्विवेलेंट जो आएगा वो इस 2 माइक्रोफेराड से भी क्या होगा, कम रहेगा, अगर ये C3 को मैं सबसे कम मान के चलता हूं तो। ठीक है, तो ये पॉइंट याद करने का, जो सी इक्विवेलेंट होता है वो हमेशा क्या होता है, लेसर देन एवरी कैपेसिटेंस यूज्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये पॉइंट याद करने का है। ठीक, और इसके अलावा सीरीज में और कुछ बताने को तो है नहीं। हाँ, ये एनालॉगस कर सकते हैं कि जो सीरीज में कॉम्बिनेशन होता है पैरेलल में, सॉरी जो सीरीज में कॉम्बिनेशन होता है कैपेसिटर का, वो रेजिस्टेंस में पैरेलल की तरह फॉर्मूला दिखता है, बस यही एनालॉगस है। जस्ट अपोजिट, यहाँ जो सीरीज का फॉर्म बन रहा है रेजिस्टेंस क्या होता है, पैरेलल का ये फॉर्म बनता है, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक, जो मैंने ये 3 टिप दी थी, क्या कि पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, डिफर रहेगा, जो करंट फ्लो करेगा उसके लिए एक ही रास्ता होगा, सिंगल वे, और जो चार्ज होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। तो बस इन्हीं से ही हम क्या करते हैं, सारे काम करते हैं, और ये सबसे जनरल फॉर्मूला है। बहुत से ट्रिक व्रिक बता देते हैं। ठीक है, जैसे मैं तुम्हें बताऊं ट्रिक, 2 कैपेसिटेंस के लिए ट्रिक क्या है कि अगर मुझे 2 कैपेसिटेंस देखना है तो सीधे सीधे ट्रिक क्या कि उन 2 कैपेसिटेंस का मल्टीप्लाई करो, उन 2 कैपेसिटेंस का क्या करो, जोड़ दो, तो हमें इक्विवेलेंट मिल जाएगा। आप कहोगे ये कैसे है, रखो जरा यहाँ पर, 1/C इक्विवेलेंट क्या होता है, 1/C1 प्लस 1/C2 इम्प्लाइज क्या होगा, C1 प्लस C2 अपॉन C1 C2 इज इक्वल टू 1/C इक्विवेलेंट। इसको सॉल्व करके यहाँ रख दो, इसको यहाँ। तो अगर मैं इसको फ्लिप करता हूँ सी इक्विवेलेंट के लिए, तो सी इक्विवेलेंट के लिए क्या हो जाएगा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये चीज तो यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, तो ऐसा कुछ जादू नहीं किया है, ये सबसे जनरल कॉन्सेप्ट है। ट्रिक भूल जाओगे मगर जनरल कॉन्सेप्ट याद रखोगे तो कभी भी भूला नहीं जाएगा, क्योंकि इससे हम जनरल कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। किसकी, पैरेलल। फिर उसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स है और डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। ठीक है, दोनों बहुत मजेदार है, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत गहराई में दे दिया है, मगर आपके लेवल पे वो गहराई काम की नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ और भी चाहिए रहता है, जो कि बीएससी में आपको मिलता है, बताऊंगा कब, जब डाइलेक्ट्रिक पढ़ाऊंगा। ठीक, और ये आज इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक जो है पैरेलल। फिर इसके बेसिस पर हम न्यूमेरिकल लगाएंगे और डाइलेक्ट्रिक स्लैब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, कैपेसिटर आप खुद लिख लेना। ठीक, पैरेलल कॉम्बिनेशन जंक्शन रहेगा, सिंपल सी बात है। मींस अगर मैं इसको एक टर्मिनल मानूं तो ये क्या हो जाएगा, C1 C2 C3, हम यहाँ पे क्या लगा दी मैंने, बैटरी लगा दी। ठीक, V वोल्टेज की। तो देखिए पैरेलल की खासियत बहुत अच्छी है, क्या कि यहाँ पे जो चार्ज रहेगा वो Q1 रहेगा, यहाँ पे Q2 रहेगा, यहाँ पे Q3 रहेगा। ठीक है, पैरेलल की खासियत क्या है कि सब तरफ पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ पे भी V रहेगा, यहाँ पे भी V रहेगा, और यहाँ पे भी क्या रहेगा, V ही रहेगा। ठीक है, पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है, सेम रहता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये एक और टिप है, ये पैरेलल के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, हमेशा सेम रहेगा। चार्ज क्या होगा, वेरी करेगा। और जब भी हम डेरिवेशन करें वेरी वाले पार्ट से करिएगा, कांस्टेंट वाले पार्ट से मत करिएगा। ठीक है, हमेशा फायदा होगा आपको। और जो करंट होगा वो क्या होगा, मल्टी वे होगा, मल्टीपल वे। क्या होगा, मल्टीपल वे। क्यों, क्योंकि यहाँ से चार्ज जाएगा, तो चार्ज यहाँ जाके वही कंफ्यूजन पड़ जाएगा, इस रास्ते जाए, इस रास्ते जाए, इस रास्ते जाए, तो क्या करेगा, तीनों को चेक करते हुए चलेगा। ठीक है, जैसे 3 खाने मिल गए आपको खाना खाने के लिए,
ठीक, तो आप क्या करोगे, कहोगे कि यार पूरा खाने से अच्छा तीनों को क्या कर लो, चख लो। तो वो भी क्या करता है, तीनों रास्ता देखता है। ठीक है, किसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है, जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसको नहीं लेगा। मीन्स जिस खाने में मिर्च ज्यादा होगी उसे नहीं खाओगे, तो क्या करोगे, दूसरे रास्ते पे जाओगे। ठीक है, तो वैसे ही कुछ है कि क्या करता है, जो जिसपे हाई रेजिस्टेंस होता है इसका रेजिस्टेंस को कैपेसिटेंस क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। अभी पढ़ेंगे आप एक्सी एक्सएल के बारे में, इंडक्टर जब आप पढ़ेंगे एसी में, तो उसमें बताऊंगा कि इनके कैपेसिटेंस के रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, तो ये कुछ 3 पॉइंट है। ठीक है, इन्हें आपको क्या करना है, याद रखना है। इससे आपको क्या होगा, आसानी होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, जो वैरी रहता है हम उससे करेंगे। तो लेट सपोज करिए जो चार्ज होगा पूरे पे वो क्यू होगा, वो किसके बराबर होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के। ठीक है सर, Q का मतलब क्या होता है, CV, और C मैंने मान लिया इक्विवेलेंट के लिए। इसका क्या होगा, C1V1, इसका क्या होगा, सॉरी V, हर जगह V है, V हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो क्या होगा, C2V, फिर क्या होगा, C3V। तो C इक्विवेलेंट क्या होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, और साथ में क्या होगा, V बाहर हो गया। तो V से V क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो C इक्विवेलेंट क्या हो गया हमारे लिए, C1 प्लस C2 प्लस C3, और N होगा तो क्या होगा, एंड सो ऑन, जितने ज्यादा लगाओगे उतने ज्यादा मिल जाएंगे। ठीक, अब बात करते हैं इसमें क्या, कि अगर N आइडेंटिकल होता है तो N आइडेंटिकल कैपेसिटर के लिए हम क्या करेंगे, N आइडेंटिकल कैपेसिटर के लिए हम क्या करेंगे, N टाइम्स क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। C1 आइडेंटिकल है तो सब CCC रहेगा, सॉरी CCC N टाइम्स, तो क्या हो जाएगा, NC। ठीक, तो हमारे पास क्या हो गया, आइडेंटिकल कैपेसिटर का क्या हो गया, NC हो गया। ठीक, तो ये जनरल फॉर्म है। अब देखिए कैपेसिटर में पैरेलल के लिए आता है और रेजिस्टेंस से क्या आता है, सीरीज के लिए आता है। ठीक है, और हाँ एक चीज और, जो C इक्विवेलेंट होगा, ठीक, इज ऑलवेज ग्रेटर देन each capacitance used in parallel combination। जितने भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपके कैपेसिटेंस होंगे उन पे क्या होगा, अगर मैं C1 की बात करूं तो C1 से CQ हमेशा ज्यादा होगा, क्योंकि C1 प्लस C2 प्लस C3, तो CQ नेट ऑब्वियस से बात है हर एक कैपेसिटेंस से क्या होगा, ज्यादा होगा। वहां पे क्या होगा, जो CQ होगा वो हर एक कैपेसिटेंस से कम होगा, यहाँ पे CQ क्या होगा, हर कैपेसिटेंस से ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये था आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की, और न्यूमेरिकल्स में 2-3 क्वेश्चन है आपके, बहुत बढ़िया है। और फिर उन क्वेश्चंस के बाद हम लोग क्या करेंगे, डाइलेक्ट्रिक स्लैब की बात करेंगे, और उसके साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके।